Good morning, class. So today we will start a new chapter in your unit, that is balance of payment. That is the chapter name is foreign exchange rate. So the first topic that we will study in this chapter is foreign exchange. What is foreign exchange? Foreign exchange refers to foreign currency. अगर सिंपल वर्ड्स में हम फॉरेन एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं दैन इट इज़ नोन एज फॉरेन करेंसी. कोई भी फॉरेन करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज अदर दैन डोमेस्टिक कंट्री. सी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो करेंसी कोई भी करेंसी क्या होती है अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा अगर कोई भी और करेंसी है तो वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है. ओके, जैसे इंडिया के पीपल के लिए जितनी भी दूसरी करेंसीज हैं, डॉलर्स, यूरो, पाउंड्स, ये सब क्या हैं? ये सब फॉरेन करेंसीज हैं एंड दीज ऑल आर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडियन पीपल. ठीक है, ये सारी जितनी भी करेंसीज हैं रुपी के अलावा वो इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज है. इंडिया के लिए रुपी के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं वो फॉरेन एक्सचेंज हैं. अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो फॉरेन करेंसीज हैं वो बहुत सारी हो जाती हैं फॉरेन एक्सचेंज में. जैसे हम ट्रेड करते हैं एक दूसरी कंट्री से तो हम यूरो में भी करेंगे, पाउंड्स में, डॉलर्स में, एंड इन डिफरेंट करेंसीज वी विल डू ट्रेड विद दी अदर कंट्री. तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें बहुत सारी करेंसीज आ जाएंगी. तो यहाँ पर ये मेजर करना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. एक यूनिट होगी तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अच्छा हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है, इतनी फॉरेन करेंसी है. सो इसमें क्या होता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है जितनी भी करेंसीज होती हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं डॉलर्स में. ठीक है, और डॉलर में कन्वर्ट करके जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको डॉलर्स में ही मेंटेन किया जाता है. ठीक है, इंडिया में हम जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको अज्यूम कर लेते हैं यूएस डॉलर्स में ही. एंड इससे क्या होता है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में भी इजी होता है कि मतलब हमारी कंट्री की करेंसी किसी दूसरी कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रही है तो वो हम ईज़िली डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट, सिंगल यूनिट ले लेते हैं दैट इज़ यूएस डॉलर्स, और हम जितनी भी करेंसीज होती हैं उन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है कंट्री का वो डॉलर्स में ही मेंटेन किया जाता है. अभी मैंने कहा फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो रेट होता है जिस पे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ में एक्सचेंज हो सकती है. यानी हम अगर दूसरे वर्ड्स में समझें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट measures the number of units of one currency required to exchange with one unit of other currency. यानी कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें एक करेंसी की चाहिए हैं किसी दूसरी करेंसी की यूनिट्स को परचेज़ करने के लिए. किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को परचेज़ करने के लिए हमें अपनी करेंसी की कितनी यूनिट्स देना पड़ेंगी. जैसे अभी जो $1 है वो 73.23 रुपीज़ का है. ठीक है, तो यानी हमें $1 को ख़रीदने के लिए कितने यूनिट्स अपने रुपीज़ की देना पड़ेंगी? 73.23 रुपीज़. तो ये हमारा क्या है? दिस इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रेट. जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ये हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहता है डे टू डे, ये फिक्स नहीं रहता है. फॉर एग्जांपल ये अभी जो है वो ये है और ये जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, या अगर गवर्नमेंट इसमें कोई चेंज लाती है तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है. ओके, सो दिस वाज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट. Now the next topic that we will cover is currency depreciation or depreciation of domestic currency. See, depreciation का मतलब क्या होता है? रिडक्शन. ठीक है, तो अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी में रिडक्शन आता है तो वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन से मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में रिडक्शन आ जाता है. ठीक है, वैल्यू में कैसे रिडक्शन आता है?
जो डेप्रिसिएशन होता है करेंसी का, उसका मतलब होता है कि हमारी जो मतलब कंट्री की करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारी जो करेंसी है वो अब कम वैल्यूएबल हो गई है, लेस वैल्यूएबल हो गई है, और हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे पे करना पड़ रहे हैं। अगर हम किसी दूसरी कंट्री की करेंसी बाय करते हैं, फॉरेन करेंसी को परचेज़ करते हैं, तो हमें उसके लिए ज़्यादा यूनिट्स देना पड़ेंगी अपनी करेंसी की। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर ओल्ड रेट की हम बात करें तो $1.72 का था, और अब न्यू रेट में $1.73 का हो गया। यानी अब पहले हमें $1 को ख़रीदने के लिए $72 देना पड़ रहे थे, और अब $1 के लिए हमें $73 देना पड़ रहा है, यानी हमें ज़्यादा पैसे देना पड़ रहे हैं $1 के लिए। तो यानी जो हमारी करेंसी की वैल्यू है, इंडियन रुपी की वैल्यू है, वो रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। इसलिए अब हमें ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देने पड़ रहे हैं $1 के कंपैरिजन में। मतलब $1 के कंपैरिजन में हमारी जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है, और इसलिए $1 को ख़रीदने के लिए अब हमें ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे, ठीक है। इसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो डेप्रिसिएशन होता है उसके केस में हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं। एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज़ होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहले अगर कोई कंट्री हमसे परचेज़ करती तो वो $1 में उसे कितने रुपीज़ का सामान मिलता? $72 का सामान मिलता। अब अगर वो हमसे परचेज़ करती है, $1 वो देती है, तो उसे $73 का सामान मिलेगा, यानी ₹1 का उसको एक्स्ट्रा सामान मिल जाएगा $1 देने से। यानी कि अब क्या हुआ, उसके लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर हो गए, ठीक है। उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स चीपर हो गए क्योंकि अब उसे एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है उतने ही पैसों में, ठीक है। तो जब उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स चीपर हो गए दूसरी कंट्री के लिए, तो वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देगी, वो हमारी कंट्री से इंपोर्ट करना चालू कर देगी। तो इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक कंट्री है उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से डोमेस्टिक करेंसी के जो गुड्स होंगे वो चीपर हो जाएंगे, एंड हेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर हम इंपोर्ट की बात करें इसी केस में, तो इंपोर्ट हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। इंपोर्ट रिड्यूस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पहले हम जो थे, अगर हम $1 का कोई सामान परचेज़ करते तो उसके लिए हम $72 देते, लेकिन अब हम $1 का अगर कोई सामान परचेज़ करेंगे तो हमें उसके लिए $73 यानी ₹1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे लिए जो $1 है वो का सामान अब महंगा हो गया, पहले से हमें ₹1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट करना कम कर देंगे एंड एक्सपोर्ट जो है वो अपना इंक्रीज़ कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज करेंसी एप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब ये होता है कि एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, इंक्रीज़ होना। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब डोमेस्टिक कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के टर्म्स में जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी अब हमें जो है वो लेस यूनिट्स देना पड़ती हैं अपनी करेंसी की किसी दूसरी करेंसी को परचेज़ करने के लिए, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो और ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है। इसलिए हमें अब कम यूनिट्स देना पड़ रही हैं दूसरी करेंसी को परचेज़ करने के लिए, तो वो हमारा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहलाता है। जैसे पहले जो ओल्ड रेट था उसमें क्या था कि हमें $1 के लिए $73 देने पड़ रहे थे, अब हमें $1 के लिए कितने देने पड़ रहे हैं, $70। यानी अब हमें कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है $1 को परचेज़ करने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो जो फॉरेन करेंसी है उसके टर्म्स में इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए अब हमें कम पैसे पे करना पड़ रहे हैं अपनी करेंसी के उस करेंसी दूसरी करेंसी को परचेज़ करने के लिए। इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा?
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा कि एप्रिसिएशन के केस में इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाता है। डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, इंपोर्ट रिड्यूस हो रहा था। यहाँ पे इंपोर्ट क्यों बढ़ जाएगा? अब देखो, पहले हम अगर $1 का सामान खरीदते थे तो हमें उसके लिए 73 रुपीज़ पे करना पड़ते थे। अब $1 के सामान के लिए हमें सिर्फ 70 रुपीज़ ही पे करना पड़ेंगे, यानी हमारे लिए जो फॉरेन गुड्स हैं वो कैसे हो गए, वो चीपर हो गए। हमें अब सिर्फ 70 रुपीज़ पे करना पड़े, हमें 3 रुपीज़ जो हैं वो सेव हो रहे हैं। वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स कैसे हो गए, चीपर हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट हम कम करेंगे, क्योंकि मान लो पहले जो था वो कोई कंट्री हमसे $1 का सामान खरीदती तो उसके मतलब पहले हमसे कोई भी $1 देती है अगर हमें कोई भी कंट्री, तो हमें उसे हम 73 रुपीज़ का मटेरियल देते। लेकिन अब वो हमें जब $1 देगी तो हम उसे सिर्फ 70 रुपीज़ का ही सामान देंगे। तो यानी कि जो 3 रुपीज़ हैं वो उसको लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक कंट्री के लिए जो इंपोर्ट्स होते हैं वो चीपर हो जाते हैं एंड इसलिए हमारे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, और एक्सपोर्ट जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए वो हमसे इंपोर्ट नहीं करती और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस आती है। डिफरेंस में पहला पॉइंट है मीनिंग में हमारा, एज आई टोल्ड यू that depreciation refers to decrease in the value of domestic currency in relation to foreign currency, and appreciation refers to increase in the value of domestic currency in relation to foreign currency. causes इसके क्या होते हैं? depreciation of currency के डिमांड में इंक्रीज होना या सप्लाई में डिक्रीज होना ऑफ दी करेंसी, यानी कि अगर करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है या उसकी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है तो डेप्रिसिएशन होता है। एंड सिमिलरली एप्रिसिएशन में डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है एंड इंक्रीज़ हो जाती है सप्लाई करेंसी की, तो एप्रिसिएशन होता है। डिमांड में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आता है, जैसे अगर कोई कंट्री जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे रही है अपनी इन्वेस्टमेंट पे अपनी कंट्री में, तो उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, या गवर्नमेंट के कुछ चेंजेस की वजह से वो सप्लाई उसकी रिड्यूस कर दे तो वहाँ ऐसे सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। तो इन कॉजेज़ की वजह से डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन आता है करेंसी में, एंड दिस causes we will be discussing in detail later. Third is effect on exports, and fourth is effect on imports. हमने पढ़ रखा है कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं, इंपोर्ट हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, एंड एप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और इंपोर्ट हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We have covered the topics, that is foreign exchange rate, and appreciation and depreciation of domestic currency. Thank you.